हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, और हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग सीरीज़ चल रही है। ठीक है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए का एक सब्जेक्ट है इसमें, सेमेस्टर 3 में आप लोगों के। तो इसमें हमने पार्ट 3 तक वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लिया है और इसके बाद आज जो वीडियो हम इसमें पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये पार्ट 3 में हमने डिस्कस कर लिया है। एक्चुअली 20 क्वेश्चंस का यहाँ पे कंटेंट बन के आया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोज़ हो और बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। लंबी वीडियो 30 मिनट 35 मिनट की देखने का कोई मतलब नहीं है और टाइम वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सीटेट में बहुत बिजी हैं, बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम्स में बिजी हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर आप जाकर वहाँ पे बाकी वीडियोस देखिए। सारे ही वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए बिना कुछ देर के हम इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं, पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द फॉर्मर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, व्हाट आर दोज 3 पार्ट। ठीक है, पूर्व व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? ठीक है, तो पहला भाग है यहाँ पर पे आपका लर्निंग सेट, दूसरा है आपका लर्निंग एबिलिटीज़, यहाँ पे तीसरा है लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। लर्निंग सेट, लर्निंग एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल, ये तीनों ही आपके फॉर्मर बिहेवियर पूर्व व्यवहार का पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, लर्निंग सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में भी था। ठीक है, तो पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उनको वो याद होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीडबैक। ठीक है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक का मतलब हिंदी में प्रतिपुष्टि होता है। प्रतिपुष्टि के कितने प्रकार हैं? तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव संरचनात्मक, दूसरा समेटिव योगात्मक और तीसरा कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव में आपको क्या करना पड़ता है? जैसे समेटिव की बात करें, फॉर्मेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, तो ये जो शब्द है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब जैसे क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसी समय आप जो फीडबैक लेते हैं बच्चों से, बच्चों को पढ़ाते समय फीडबैक कैसे लेते हैं? बच्चों से सवाल पूछ करके कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही, वो आपका फॉर्मेटिव में आ जाएगा। दूसरा जो आपका समेटिव आता है वो बेसिकली इवैल्यूएटिव होता है, मतलब कि आप एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, जैसे जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वो आपके समेटिव फीडबैक में आएंगे कि वहाँ पे बच्चों का जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि बच्चों को चीज़ें कितनी समझ में आई हैं, कितनी नहीं आई हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में आपका आ जाएगा पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, ये आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे रचनात्मक प्रतिपुष्टि के प्रकार की बात की गई है कि फॉर्मेटिव फीडबैक के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो सही है, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया आगे, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव फीडबैक के टाइप्स की बात कर रही है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड हम नहीं कर पाए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, या वीडियो एडिट करते टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इज इशू फोकस्ड एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार की प्रतिपुष्टि मुद्रा केंद्रित होती है और निरीक्षण पर आधारित होती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 तरह के फीडबैक की बात की, फॉर्मेटिव, आपका समेटिव और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे उन तीनों में से कौन सा फीडबैक ऐसा है जिसमें आप वो फोकस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है वो आपका फोकस्ड होता है और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड सिडनी प्रेसी डिज़ाइन द टीचिंग मशीन। ठीक है, टीचिंग मशीन को सबसे पहले किसने तैयार किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, सिडनी प्रेसी का पूरा नाम है सिडनी एल प्रेसी। ठीक है, और ये मशीन का आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर 1 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 1920 दिया हुआ है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स लग रही है, यहाँ पे 1920s होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका होगा 1920s। ठीक है, ब्रैकेट में ऑब्लिक करके एस बना लीजिएगा। ठीक है,
और इसमें एग्जैक्ट जो कहीं कहीं लिखा गया है कि 1925 में किया गया है, कहीं कहीं लिखा है 1926 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे ईयर लिखो उसको इन्वर्टेड कॉमा करके एस लगा दीजिएगा। ठीक है, 1920s में। ठीक है, एग्जैक्ट है 1925 या 1926 के आसपास, मतलब यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन किया था टीचिंग मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे तो टीचिंग मशीन के नाम पर आपको आ जाएगा कि सबसे पहले स्किनर का नाम काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि BF स्किनर जो स्किनर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया है, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। बट सबसे पहले अगर टीचिंग मशीन की बात की जाए, अगर ऑप्शन में आपके सिडनी एल प्रेसी दिया हुआ है और स्किनर दिया हुआ है तो आप सिडनी एल प्रेसी लगाएंगे, क्योंकि टीचिंग मशीन की सबसे पहले बात 1920s में 1925 और 26 के आसपास सिडनी एल प्रेसी ने इसकी बात की थी। ठीक है, उसके बाद अगर BF स्किनर ऑप्शन में सिर्फ BF स्किनर देता है तो आप स्किनर लगाएंगे, क्योंकि स्किनर ने 1950s के टाइम पे उन्होंने टीचिंग मशीन पे काफ़ी सारा काम किया। ठीक है, जो उनकी थियरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जिसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, तो वो भी टीचिंग मशीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिडनी एल प्रेसी ने जिस टीचिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने ये बोला कि जैसे MCQs वहाँ पे वो ऐसा टीचिंग मशीन होगा जो एक जहाँ से बच्चा खुद से सीख सकता है, वहाँ पे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं, उसमें MCQs के फॉर्म में क्वेश्चंस रखे जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि मतलब हर जो भी स्टूडेंट्स है वो टीचिंग मशीन का यूज़ कर रहा है, तो पहला जो भी ऑप्शन मार्क करेगा अगर वो सही है तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अगर वो गलत है उसने गलत मार्क किया तो जब तक वो सही मार्क नहीं करता वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकता। तो ये टीचिंग मशीन का कॉन्सेप्ट सिडनी एल प्रेसी ने बनाया था। ठीक है, BF स्किनर ने जो टीचिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था उसी बेसिस पे उनकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वो आधारित है। स्किनर जी ने क्या बोला था, टीचिंग मशीन को एक प्राइवेट ट्यूटर बोला था कि वो बच्चा खुद से वहाँ से सीख सकता है, वो उसका प्राइवेट ट्यूटर है। ठीक है, और फिर आगे जाके बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे स्किनर ने इस पर काम किया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये स्किनर का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। बट एक्चुअल में अगर बोला जाए तो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो सिडनी एल प्रेसी ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु प्रोपाउंडेड ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो टीचिंग मशीन में जो भी चीज़ें जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन फ्रेम किए जाते हैं तो बेसिकली वही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है कि वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कर दिए जाते हैं टीचिंग मशीन में, और जो स्टूडेंट है वो मशीन का यूज़ करके वो सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से टीचिंग मशीन में प्रोग्रामिंग की जाती है, MCQs बनाए जाते हैं, उसमें भी दो पार्ट है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं आपके, एक पहला लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात की थी BF स्किनर ने। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा है ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शाखी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल ए क्राउडर। ठीक है, तो ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने प्रोपाउंड किया, किसने प्रतिपादन किया, तो नॉर्मल ए क्राउडर। अगर लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात होती है, ठीक है, रेखीय जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को प्रोपाउंडेड किसने किया, BF स्किनर ने किया। ठीक है, तो इसमें भी एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे सिर्फ पूछता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो जो कि टीचिंग मशीन से रिलेटेड है, तो अगर ऑप्शन में आपका सिडनी एल प्रेसी है तो आप वही लगाएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे BF स्किनर आपका दिया है, सिडनी एल प्रेसी नहीं दिया है, उस केस में आप BF स्किनर लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड की अगर बात की जाए, अगर सिडनी एल प्रेसी ऑप्शन में वो है। दूसरा क्या है कि प्रेजेंट फादर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स थियरी स्किनर है। ठीक है, स्किनर की बात बहुत ज़्यादा इसलिए आती है नाम क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो स्किनर ने दिया है। ब्रांच प्रोग्राम की बात की जाए तो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक और है मैथमेटिक इंजीनियर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो थॉमस F गिलबर्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हु इन्वेंटेड द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हु इन्वेंटेड द ब्लैक बोर्ड, शैम्पर्ट का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है जेम्स विलियम, ये आपका सही है, जेम्स विलियम ने शैम्पर्ट का आविष्कार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें एक एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन है कि शैम्पर्ट के यहाँ पे प्रकार की बात की गई है, टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे वुडन ब्लैक बोर्ड, वुडन में भी 3 तरह के टाइप्स की बात की गई है, फिक्स्ड है, स्टैंडिंग है, मूविंग है। सीमेंटेड ब्लैक बोर्ड, मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड, ग्लास ब्लैक बोर्ड, रोल अप
बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के क्या इफेक्टिव यूजेस होते हैं वो आप बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की बात यहाँ पे की गई है, ग्राफ के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है जो 4 प्रकार है, 4 प्रकार के ग्राफ की बात की गई है। और कौन कौन से वो हैं, ठीक है। तो जो 4 प्रकार के ग्राफ हैं वो आपका पहला हो गया बार ग्राफ, दूसरा हो गया पाई ग्राफ, तीसरा हो गया लाइन ग्राफ, चौथा हो गया पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट की यहाँ पे प्रोजेक्टर की बात की गई है। प्रोजेक्टर भी बहुत टाइप के होते हैं, स्लाइडर प्रोजेक्टर होते हैं, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टर के टाइप्स बताइए तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का आविष्कार किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरेक्शन एनालिसिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था नेड ए फ्लैंडर, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखते हैं एन ए फ्लैंडर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है। एन ए फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एन ए फ्लैंडर ने जो इंटरेक्शन एनालिसिस में ये बात की गई है कि जो जिस तरह से क्लास में जो इंटरेक्शन होता है, एक जो बातचीत होती है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन्होंने 10 पॉइंट्स की बात की है, ठीक है। 10 कैटेगरीज़ की बात की है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 बातें और कही हैं, जैसे टीचर टॉक की बात की गई है, प्यूपिल टॉक की बात की गई है और साइलेंस की बात की गई है, ठीक है। टीचर टॉक में कितने तरह के होते हैं, टोटल 10 पॉइंट से दिया हुआ है। तो टीचर टॉक में बेसिकली आपके 7 कैटेगरी दिया हुआ है, प्यूपिल टॉक में 2 कैटेगरी दिया हुआ है और साइलेंस में 1 कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन एनालिसिस में ये बताया गया किस तरह से बच्चा शिक्षक के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से शिक्षक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और साइलेंस भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। अब किस तरह से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर क्लास में बहुत शोर हो रहा हो, टीचर पढ़ा रहे हों और बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हों, तो अचानक से टीचर साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल शांत और खड़ा हो जाता है, चुपचाप से सारे बच्चों को देखने लगता है। तो बच्चे समझते हैं कि भाई टीचर हैं, बोल नहीं रहे, डांट नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया। तो बच्चे अचानक से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये जो साइलेंस है ये भी एक तरह से इंटरेक्शन का पार्ट है, ठीक है। टीचर कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो ये एक बहुत मज़ेदार है, ये आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इसे ही फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने 10 कैटेगरी की बात की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वही फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस अभी मैंने बात की वो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है टीचर टॉक, शिक्षक कथन, दूसरा है प्यूपिल टॉक, विद्यार्थी कथन, तीसरा है आपका साइलेंस, ठीक है। साइलेंस का एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, समझ ही आ गया होगा, कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा पहले स्कूल्स में पढ़ते समय, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, 1 सेकेंड नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षक कथन को 2 भागों में बांटा गया। जो टीचर टॉक है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट बिहेवियर, एक है इनडायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। डायरेक्ट में आपके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट में आपके 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें बेसिकली पॉइंट वही है कि किस तरह से टीचर इंटरेक्ट करता है, किस तरह से प्यूपिल टॉक में प्यूपिल इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पारस्परिक वर्ग पद्धति की बात की गई है रिचर्ड ओवर ने 1968 में। और अशाब्दिक प्रणाली, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, IDER सिस्टम ग्लोबे, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा बुक से, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो प्रोग्रामिंग की बात है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात है, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार सिडनी एल प्रेसे ने दिया था और कहाँ यूज़ किया था, टीचिंग मशीन में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। इन दिस मेथड द सब्जेक्ट मेथड विल बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल स्टेप, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इन ईच फ्रेम स्टूडेंट हैज़ टू डू समथिंग, हर फ्रेम में स्टूडेंट को कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इमीडिएटली ही कैन चेक वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट। इसमें क्या होता है कि इसमें लीनियर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें कि जो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि एक MCQ फ्रेम किया गया, ठीक है। MCQ को उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसको मार्क किया कि भाई हमारा इस सवाल का जवाब ये है। अगर उसने मार्क किया सही तो वही आगे बढ़ जाएगा, अगर उसने मार्क किया गलत तो लीनियर प्रोग्राम में क्या होता है कि उसने गलत भी मार्क किया तो भी उसमें वो चेक करेगा उसका आंसर सही है कि गलत है और वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पीछे नहीं मुड़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं
ब्रांच प्रोग्रामिंग, ठीक है। ब्रांच प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मल ए क्राउडर ने, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग ही कहते हैं, ठीक है। और ईच फ्रेम इज़ रिलेटिवली बिगर इन साइज एंड कंटेंट 2 और 3 आइडियाज़ ऑफ रिलेटेड सीक्वेंस, ठीक है। इसमें भी फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन साइज में थोड़े बड़े होते हैं। लर्नर मूव फॉरवर्ड इफ करेक्ट एंड इफ रॉन्ग ही इज टेकन टू रिमीडियल फ्रेम। अब देखिए मैंने जो लीनियर प्रोग्रामिंग में बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच की बात हो रही है, तो इसमें इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या होता है कि देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है, इतना बैकग्राउंड नॉइस है, वीडियो पॉज करना पड़ता है और कभी कभी फ्लो एकदम ख़राब हो जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने भी बताया कि स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, अगर उसने सही किया तो भी वो आगे बढ़ता है, अगर उसने गलत मार्क किया तो वो आंसर चेक करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन ब्रांच में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, ये पीछे मुड़ता है। मुड़ने का मतलब ये है कि अगर सही मार्क किया तो आगे बढ़ता है, अगर गलत मार्क किया तो फिर से वो दूसरा ऑप्शन ट्राई करेगा, तीसरा ऑप्शन ट्राई करेगा, वहाँ वो रुका रहेगा, वहाँ दिखता नहीं, वहाँ पता नहीं चलेगा, आप सही गलत नहीं देख सकते, आपको वो खुद से अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन अगेन, मतलब क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने का ऑप्शन उसमें होता है। जब तक आप सही मार्क नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसमें हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, पॉइंट नंबर यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो पहला पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, BF स्किनर ने दिया है, कब दिया है, और ब्रांच प्रोग्रामिंग दिया है नॉर्मन ने, क्राउडर ने, ठीक है। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है ये इट इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थियरी, आपने पढ़ा होगा उसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिव सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर ब्रांचिंग की बात करें यहाँ पे, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन थियरी ऑफ लर्निंग, इट इज़ स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर फ्रेम्स से क्वेश्चन पूछ देता है कि साइज़ ऑफ फ्रेम किस में स्मॉल होता है, तो लीनियर में स्मॉल होता है, ब्रांचिंग में लार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो लास्ट पॉइंट है उसको आप ज़रूर पढ़िए, पॉइंट नंबर 7 क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। भाई इस रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी में, ठीक है। और द करेक्ट रिस्पॉन्स इज़ कन्फर्म्ड एंड अप्रूव्ड टू प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांच प्रोग्राम में क्या होता है कि करेक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा तभी रीइंफोर्समेंट मिलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें आपका जो भी टीचिंग मशीन की हमने बात की काफ़ी डिटेल में, उसके बाद लीनियर और ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की बात की, नेड ए फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की बात की, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। तो बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, नोट बनाइए, इसको मज़े से पढ़िए, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत आसान भाषा में समझाऊँ ताकि चीज़ें याद रहें। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा और इतनी बैकग्राउंड नॉइस के साथ मैनेज किया, थैंक यू आप लोगों का, ठीक है, कि आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इतनी लिमिटेशन है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, फ़्लो बहुत अच्छा होता है लेकिन नॉइस की वजह से, खैर दैट डजंट मैटर, लिमिटेशन में काम करने की आदत हो गई है। तो आप लोग ऐसा करिए कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट और वीडियोज़ हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, हर वीडियो में ऑल द बेस्ट बोलना है मुझे, ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।